हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप। आज हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर का सेकंड लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं। पहला लेक्चर मैंने बताया था जैसा आपको कि थोड़ा सा बोरिंग था, और इस लेक्चर में उतना बोरिंग आपको नहीं होगा, क्योंकि ये लेक्चर से जो स्टार्टिंग हो रही है तो थ्योरेटिकल, लेकिन प्रीवियस लेक्चर के रिस्पेक्ट में ये लेक्चर ज्यादा अच्छा है। ठीक, क्योंकि आपके बेसिक कंसेप्ट जितने भी हैं उनको क्या करना है, कवर करना है। और अगर बेसिक कंसेप्ट अगर आपके कवर अप नहीं है तो आपको मजा नहीं आएगा पढ़ने में। इसलिए मैं बेसिक्स पर बहुत ज्यादा हमेशा ध्यान देता हूं आपके, क्योंकि मुझे पता है कठिन तो आप कभी भी सीख सकते हो। तो मैं आपको कुछ चीजें डिक्टेट करके लिखवा रहा हूं, उन्हें आप पहले मैं समझा देता हूं, लेकिन उन्हें आप लिखना, आपको बोर्ड पे मैं उन्हें लिखाऊंगा नहीं। जैसे मैं बता रहा हूं कि ड्रॉबैक्स ऑफ, लिखो, हेडिंग डालो, हेडिंग डालो, हेडिंग डालिए आप लोग, हेडिंग डालिए आप लोग। देखिए, ड्रॉबैक ड्रॉबैक्स, किसके ड्रॉबैक की बात कर रहे हैं? रदरफोर्ड के ड्रॉबैक की बात कर रहे हैं। क्लियर? तो सबसे पहला ड्रॉबैक इनका सुनिएगा, ये किसी भी एटम की स्टेबिलिटी को डिफाइन नहीं कर पाए। ठीक, ये किसी भी एटम की स्टेबिलिटी को डिफाइन नहीं कर पाए अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल। किसके अकॉर्डिंग? मैक्सवेल। जैसे कोई भी एटम है और उसके पास क्या है? न्यूक्लियस है। क्या है? न्यूक्लियस है। क्लियर? अगर कोई भी एटम है और उसके पास अगर न्यूक्लियस है, तो यानी कि उस न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या घूम रहे हैं? इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। क्या घूम रहे हैं? इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। अब मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनना। अब देखो इन्होंने क्या कहा, इनकी बात को समझना। इन्होंने कहा कि अगर मान लो ऐसा हो तो क्या होगा, अगर ऐसा हो जाए तो क्या होगा। अब कुछ लोगों की ये बात आई कि कैसा हो जाए, क्या हो जाए, हमें सर ये कोई बात समझ में नहीं आ रही है। मैंने कहा पहला पॉइंट लिखो, आप अपनी कॉपी में लिखो। सबसे पहला पॉइंट, दे कुड नॉट डिफाइन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। द स्टेबिलिटी ऑफ एटम लिखो। क्या हुआ, क्यों नहीं लिख रहे हो भाई, क्या हुआ? लिख लिया? हाँ ठीक, ओके। तो पहला पॉइंट क्या लिखा? दे कुड नॉट डिफाइन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। ठीक, अब समझना जरा यहां पर। अब देखो, अगर अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल बात करूं, किसके अकॉर्डिंग बात करूं? मैक्सवेल के अकॉर्डिंग बात करूं मैं, तो देखो क्या होगा। मैक्सवेल ने कहा कि कोई भी अगर न्यूक्लियस है, क्या है ये? न्यूक्लियस है। ठीक, और इसके चारों तरफ अगर इलेक्ट्रॉन इस तरीके से घूम रहे हैं, क्या घूम रहे हैं? अगर इलेक्ट्रॉन इस तरीके से घूम रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन जैसे ही टर्न करते हैं, क्या करते हैं? जैसे ही टर्न करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन जैसे ही टर्न करना स्टार्ट करते हैं, तो देखो क्या होता है, समझना मेरी बात को। ये इलेक्ट्रॉन जैसे ही टर्न करना स्टार्ट करते हैं, एनर्जी क्या होती है? टर्निंग पॉइंट पर डिक्रीज करने लगती है। ये भी एक ड्रॉबैक था, इसलिए भी एटम की स्टेबिलिटी क्या हो गई? डिफाइन नहीं हो पाई। बात क्लियर? यानी कि रदरफोर्ड की दो पॉइंट्स हैं, ये आपको ध्यान रखने हैं कि अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल, अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूम रहा है, जैसे ही इलेक्ट्रॉन टर्न करता है, एनर्जी क्या होती है? डिक्रीज करने लगती है। और एनर्जी डिक्रीज करने लगती है तो वहां पर एटम की स्टेबिलिटी मेंटेन नहीं हो पाई। क्लियर बात? समझ में आ गई मेरी बात? अब समझो आगे। हेडिंग डालो आप, सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। हेडिंग डालो आप, सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशन लिखो। हेडिंग डालो, सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस। सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस। देखो मैं इस बोर्ड को दो पार्ट में डिवाइड कर दे रहा हूं। सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं आपसे, तो देखो क्या होगा, समझना।
अगर सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशन की आपसे अगर बात कर रहा हूं तो सबसे पहली डेफिनेशन है कि मास नंबर क्या होता है। क्या है? मास नंबर क्या होता है। अब देखो मास नंबर क्या है, समझना मेरी बात, देखना भाई इधर। अब देखो अगर मास नंबर की मैं बात करूं आपसे, देखो जैसे ये कोई एक एटम है एक्स, क्या है ये? एक्स एटम है। अगर ये एक्स एटम है, अगर ये एक्स एटम है तो इसके यहां पर, ये जहां पर मैं डार्क कर रहा हूं, तो नीचे क्या लिखते हैं यहां पर? एटॉमिक नंबर। क्या लिखते हैं? एटॉमिक नंबर। और ऊपर क्या लिखा जाता है यहां पर? मास नंबर। क्या लिखा जाता है यहां पर? मास नंबर। क्लियर बात? यहां पर लिखते हैं एटॉमिक नंबर और ऊपर साइड लिखते हैं क्या? मास नंबर। यानी कि सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं इसी मास नंबर की कि ये मास नंबर होता क्या है, कि ये मास नंबर होता क्या है। मास नंबर, अगर हम लोग मास नंबर की बात करते हैं तो देखो मास नंबर क्या है। सबसे पहले मास नंबर, अगर किसी भी एटम में, कोई भी एटम है, तो क्या लिखोगे? इसको डिनोट करते हैं ए से। किससे डिनोट करते हैं? ए से। तो क्या होता है? ए इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, यानी कि आर्यन बाबू मैंने यहां पर लिखा टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। क्लियर बात? यहां तक बात क्लियर हो गई? टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन, ये मैंने क्या किया? लिख दिया। यहां तक बात समझ में आ गई? कोई डाउट नहीं? सब लोग आ गए। यानी कि अगर इसकी डेफिनेशन लिखनी हुई तो आप इसकी डेफिनेशन क्या लिखोगे? क्या लिखोगे? कि द समेशन ऑफ, कि द समेशन ऑफ, द समेशन ऑफ summation of total, total number, total number of neutron, total number of neutron and proton, and proton, and proton, it called as, it called as mass number, it called as mass number। बात क्लियर? आगे देखो, आपको अगर मास नंबर की डेफिनेशन पता चल गई तो नेक्स्ट आता है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर, देखो एटॉमिक नंबर क्या होगा समझना। अब अगर एटॉमिक नंबर की बात करें तो देखो क्या होता है एटॉमिक नंबर। देखो एटॉमिक नंबर की अगर बात करें तो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन, total number of proton present, total number of proton present in the nucleus, total number of proton present in the nucleus, total number of proton present in the nucleus, it is called as atomic number, it called as atomic number, it called as atomic number। बात क्लियर? यहां तक बात समझ में आ गई कि टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस इट कॉल्ड एज एटॉमिक नंबर। यहां तक बात समझ में आई? कोई डाउट नहीं? कोई डाउट नहीं? ठीक। अब देखो, अब इसके बाद अगली डेफिनेशन आती है कि क्या होते हैं आइसोटोप्स। सबसे पहले ये टर्म सोडी ने प्रपोज किया था, एक था पगला, सोडी ने प्रपोज किया था और उन्होंने क्या बताया। देखो मैं बहुत सिंपल डेफिनेशन लिखने वाला हूं, मैं कठिन, मुझे पढ़ाना नहीं आता भैया, ध्यान रखना। देखो क्या लिखो एटॉमिक नंबर में कि हैविंग
हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, having same atomic number and different mass number, different mass number। ठीक, क्या लिखोगे? having, ओह सॉरी ये गलत लिख गया, यहां से इसको रफ कर दो, इसको यहां से रफ करो, यहां से रफ करो, सॉरी यहां से लिखो having same atomic number, atomic number but different mass number, different mass number, having same atomic number but different mass number, having same atomic number but different mass number। अब देखो डिफरेंट मास नंबर, हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर एंड सिमिलर एलिमेंट, एंड सिमिलर एलिमेंट। एलिमेंट कैसे होने चाहिए? सिमिलर होने चाहिए। एग्जांपल 1H1 1H2 1H3, पहले वाले को बोलते हैं प्रोटियम, दूसरे वाले को बोलते हैं ड्यूटेरियम, तीसरे वाले को बोलते हैं ट्राइटियम। पहले वाले को बोलते हैं प्रोटियम, दूसरे वाले को बोलते हैं ड्यूटेरियम, तीसरे वाले को बोलते हैं ट्राइटियम। ठीक, ये क्या हो गए? सबके देखो एटॉमिक नंबर सेम है, एलिमेंट सेम है, लेकिन एटॉमिक मास कैसे हैं? अलग अलग हैं, इसलिए इनको बोला गया क्या? ये कैसे हैं? एक दूसरे के आइसोटोप्स हैं। बात क्लियर? अब देखो आगे इसे रफ कर देता हूं, ठीक, समझना। देखो अब बात करते हैं आइसोबार की। आइसोबार, अब अगर आइसोबार की अगर आपसे बात करूं तो देखो क्या होता है आइसोबार में, समझना। अगर मैं आइसोबार की अगर आपसे बात करूं तो अगर हम आइसोबार को बार, अरे पीने वाला बार नहीं है ये, तुरंत देखो तुरंत चला गया एकदम, सर बार मैंने बोला तो सर पीने वाला बार, क्या बात है? बहुत हंसी आ रही है। अब देखो ये पीने वाला बार नहीं है ये भैया, आइसोबार, यानी कि एटॉमिक मास सेम होगा लेकिन एटॉमिक नंबर कैसा होगा? डिफरेंट होगा। और एलिमेंट कैसे होंगे? अलग अलग होंगे। कैसे होंगे? अलग अलग होंगे। यानी कि ध्यान दो, ध्यान से समझना कि हैविंग डिफरेंट एलिमेंट having different element and same mass number and different atomic number, and different atomic number, it called as isobar, it called as isobar। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? आइसोबार बोलते हैं। यहां तक बात क्लियर? इट कॉल्ड एज आइसोबार। ठीक, अब समझो यहां पर इट कॉल्ड एज आइसोबार, यानी कि अगर एग्जांपल की मैं अगर बात करूं आपसे तो देखो एग्जांपल क्या क्या होगा इसके। 19K40, K का मतलब पोटेशियम और 20Ca40। क्लियर? ये हो गया। देखो ठीक है, क्लियर बात है यहां तक? कोई कंफ्यूजन तो नहीं, कोई डाउट तो नहीं है? बोलो भाई, नहीं ना? देखो समझना बात को। देखो यानी कि अगर इसके बाद बात करें हम आपसे कि ये आपने लिख लिया, उसका दूसरा लिखते हैं आइसोडायाफेयर्स। क्या लिखते हैं?
आइसोडायाफेयर्स। आइसोडायाफेयर्स क्या होता है? दो डिफरेंट एलिमेंट होंगे। क्या होंगे? दो डिफरेंट एलिमेंट होंगे और उनका एटॉमिक नंबर, उनका एटॉमिक मास भी डिफरेंट होगा, लेकिन उनका न्यूट्रॉन प्रोटॉन का डिफरेंस सेम होगा। क्लियर? तो लिखो भाई, हम लिखते हैं कि हैविंग different element having different element having different element having different element and different mass number and atomic number but difference of neutron and proton, difference of neutron and proton is same। क्या लिखा आपने? कि डिफरेंस ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन इज सिमिलर। बात क्लियर यहां तक? कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन नहीं? अब मैं एग्जांपल लिखता हूं। एग्जांपल देखिए, ऊपर वाला मैं रफ कर देता हूं। देखो एग्जांपल में क्या लिखोगे? 5b 11 6c 30। 5b11 6c30। इलेक्ट्रॉन कितने हो गए बोलो भाई? 5 हो गए। प्रोटॉन कितने हो गए बोलो भाई? 5 हो गए। बोलो बेटा, न्यूट्रॉन मास नंबर में से एटॉमिक नंबर डिफरेंट कर दोगे तो क्या आ जाएगा आपका? ठीक है, अब देखो न्यूट्रॉन आ जाएंगे, कितने आ गए? 6 आ गए। यहां पर इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6। प्रोटॉन कितने हैं? 6। और न्यूट्रॉन कितने हैं? 7। यहां पर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का डिफरेंस लो, 6 - 5 आया 1, और यहां पर 7 - 6 का डिफरेंस लो, न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन, 7 - 6 का डिफरेंस लो, डायरेक्ट लिख देता हूं, यानी क्या आया? 1। क्लियर? यहां तक बात क्लियर हो गई? ठीक है, यानी कि ये बात और ये बात आपको क्या आ गई? समझ में आ गई। यहां तक कोई डाउट बोलो भाई? यहां तक अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे बताओ। नहीं ना? ठीक, अब देखो समझना मेरी बात को ध्यान से। यानी कि अगर यहां तक कोई भी डाउट नहीं है तो मेरी बात को ध्यान से समझना। ये आ गया आपका आइसोडायाफेयर्स कि आइसोडायाफेयर्स क्या होते हैं। ठीक, अब चलते हैं हम लोग आगे, से मैं रफ करता हूं। देखो भाई, अब बात करते हैं आइसोटोन्स की। आइसोटोन्स समझना जरा कि आइसोटोन्स क्या होते हैं। ठीक है, आइसोटोन्स क्लियर बात? समझिए। अब अगर आइसोटोन्स की अगर आपसे बात करें तो देखो आइसोटोन्स में क्या होता है। हैविंग डिफरेंट एलिमेंट having different element having different element having different element and different mass number and atomic number। different mass number and atomic number, different mass number and atomic number, but
सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। क्लियर बात। अब देखो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे हैं, सिमिलर हैं। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे हैं, सिमिलर हैं। यहां तक बात क्लियर, अब समझना आगे। यानी कि अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सिमिलर हैं तो देखो क्या होगा। फॉर एग्जांपल 2He4, क्या लिखा 2He4। अब दूसरा एग्जांपल देखो क्या है 2He4, और एक एग्जांपल है हाइड्रोजन का ट्राइटियम 1H3। देखो इलेक्ट्रॉन कितने होगा इसके पास 2, प्रोटॉन कितने होगा इसके पास 2, न्यूट्रॉन कितने हैं n इज इक्वल टू 2। ये न्यूट्रॉन 2 आ गए देखो। और यहां पर देखना इलेक्ट्रॉन कितने हैं 1, प्रोटॉन कितने हैं 1, और न्यूट्रॉन कितने हैं 2। कितने हैं 2। यानी कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दो डिफरेंट एलिमेंट्स जिनके बीच में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम हो, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या हो सेम हो, तो वो क्या कहलाएंगे, आइसोटोन्स कहलाएंगे। क्लियर बात। ठीक है, अब समझना जरा, अब आगे समझो। आइसोटोन्स हो गया, इसके बाद आता आइसोस्टेयर्स। अरे सर ये क्या है, तो हम पहली बार सुन रहे हैं नया नाम, आइसोस्टेयर्स। आइसोस्टेयर्स समझो जरा कि आइसोस्टेयर्स क्या होते हैं। स्टेयर्स क्या होते हैं, दो डिफरेंट एलिमेंट के बीच में, एलिमेंट मत बोलो, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में, दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में हमेशा नंबर ऑफ एटम और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे, सेम होंगे। ठीक है, तो लिख लो हैविंग टू डिफरेंट मॉलिक्यूल, टू डिफरेंट मॉलिक्यूल, having two different molecule consist, having two different molecule consist, having two different molecule consist, हाँ आगे लिखो, consist a same, same मत लिखो, consist similar number of atom, similar number of atom, similar number of atom and number of electron। एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। आप समझो, अब अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात की गई है तो बात ध्यान से समझना। फॉर एग्जाम्पल CO2 और N2, क्या लिखा मैंने CO2 और N2, तो CO2 में देखो कितने एटम कितने हैं 3, यहां भी एटम कितने हैं 3, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 22, और यहां भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं 22। क्लियर बात। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं 22, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने यहां पर भी 22। तो ये क्या हो गए, एक दूसरे के आइसोस्टेयर्स हो गए। बोलो भाई, ये एक दूसरे के क्या हो गए, आइसोस्टेयर्स हो गए। बात क्लियर। रफ कर दें इसको, बोलो भाई। हाँ भाई बताओ, रफ कर दें। ठीक, देखो रफ कर देते हैं। लास्ट समझो, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या है भाई।
आइसोइलेक्ट्रॉनिक, having different element, having different element, having different element, having different element but same number of electron, same number of electron but same number of electron। समझो फॉर एग्जांपल आर्गन कितना एटॉमिक नंबर 18, पोटेशियम कितना है 19, एक प्लस लगा दो कितना हो गया 18, कैल्शियम कितना होता है 20, दो प्लस लगा दो कितना हो गया 18। यानी कि अगर चाहे प्लस लगा हो चाहे माइनस लगा हो, बस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे होने चाहिए, सिमिलर होने चाहिए, तो वो एक दूसरे के क्या बनेंगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज बनेंगे। क्या बनेंगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज बनेंगे। यहां तक बात क्लियर हो गई? बोलो भाई, कोई कंफ्यूजन? बोलो, कोई कंफ्यूजन है? नहीं है तो ध्यान से समझो, ठीक है? बात समझ में आ गई? एकदम क्लियर, किसी भी डेफिनेशन में कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। अच्छा, एक क्वेश्चन लिखो, मैं डिक्टेट कर रहा हूं। क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो, मैं डिक्टेट कर रहा हूं कि द मास ऑफ न्यूट्रॉन इज डबल, द मास ऑफ न्यूट्रॉन इज डबल, द मास ऑफ न्यूट्रॉन इज डबल एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज हाफ, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज हाफ। अगला लिखो, then find out the new atomic mass, then find out new atomic mass 6C12 and by which it is increased, by which it is increased। अब देखो कैसे किसी की परसेंट इंक्रीज निकालते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि परसेंट इंक्रीज का फॉर्मूला क्या है। परसेंट इंक्रीज कितना होगा, फाइनल मास माइनस इनिशियल मास अपॉन इनिशियल मास इंटू 100, फाइनल मास माइनस इनिशियल मास इंटू 100। क्लियर बात? यहां तक बात समझ में आ गई? ठीक। अब देखो, यानी कि जो क्वेश्चन मैंने आपको दिया है वो इसी फॉर्मूले पर होगा। ठीक है, बात क्लियर? समझो, यहां पर 6C12 एक एलिमेंट है, इसका रिप्रेजेंटेशन आपको दिया गया है। इसको मैं बॉक्स में बंद कर देता हूं, ऐसे बंद कर लो इसको, ठीक? यानी कि लिखा है 6C12, क्या लिखा है 6C12। पहली कंडीशन में इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 6, प्रोटॉन कितने हो गए 6 और न्यूट्रॉन कितने हो गए 6। तो मास नंबर कितना आ गया 6 + 6 12। ठीक, अब ध्यान से सुनना, देखो उसने कहा इलेक्ट्रॉन को हाफ करना है आपको। किसको हाफ करना है? इलेक्ट्रॉन को हाफ करना है। प्रोटॉन से कोई भी छेड़खानी नहीं करनी है। अगर तुमने प्रोटॉन को छेड़ा तो ये तुम्हें छेड़ देगा। यानी कि अगर हम बात करें, ध्यान दो कि नंबर ऑफ किसकी, इलेक्ट्रॉन, कंडीशन देखो उसने बोला क्या है कि द इलेक्ट्रॉन इज हाफ, इलेक्ट्रॉन इज हाफ बट न्यूट्रॉन इज डबल, न्यूट्रॉन इज डबल, न्यूट्रॉन इज डबल। यानी कि इलेक्ट्रॉन हाफ हो गए मतलब 3 हो गए,
ठीक, प्रोटॉन उतने ही रहेंगे, प्रोटॉन में चेंज नहीं होगा। और न्यूट्रॉन कितने आ गए, जल्दी बोलो, डबल किए गए हैं। कितने किए गए, डबल। तो 6 2 या कितने हो गए, 12। मास नंबर फाइनल कितना आ गया, 12 + 6 कितना हो गया, 18। कितना हो गया, 18। यानी कि क्या करोगे, क्या कैसे निकालोगे परसेंट इंक्रीज, 18 - 12/12 × 100, तो कितना आ जाएगा, 50%। ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। कितना आ गया, 50%। अब यहां तक की बात खत्म हो गई। आज मैं इस लेक्चर को यहीं पर छोड़ देता हूं, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में नया टॉपिक स्टार्ट करूंगा। ओके, थैंक यू।